रूडो एक बहुत ही गरीब लड़का होता था जो कि अक्सर अमीर लोगों के कूड़ेदानों में से काम की चीजें चुरा लिया करता था। लेकिन फिर एक दिन उसके ऊपर उसके स्टेप फादर के मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दिया गया और उसको एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया गया जहाँ पर पूरी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा होता था। और अब उसको अगर इस गड्ढे से बाहर निकलकर अपना बदला लेना है तो उसको बहुत ही खतरनाक कूड़े से बने हुए मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो कि दो हिस्सों के अंदर बटी हुई थी। एक तरफ उस दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते थे और दूसरी तरफ रूडो की तरह के ही बाकी सारे गरीब लोग रहा करते थे। इन दोनों साइड्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, वो गड्ढा जहाँ पर पूरी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा होता था। इस दुनिया में रहने वाले अमीर लोग हर वो चीज फेंक दिया करते थे जो अगर थोड़ी सी भी खराब हो जाती थी। जैसे कि ये औरत जो कि अपनी बेटी को उसकी ब्रांड न्यू गुड़िया को फेंकने का कह रही है क्योंकि वो खराब हो चुकी है, क्योंकि अगर उन लोगों ने इस गुड़िया को रिपेयर करवाया तो ये भद्दी दिखना शुरू हो जाएगी और क्योंकि वो जाकर एक नई गुड़िया खरीद सकते हैं। और फिर वो लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है और वो औरत ले जाकर के उसकी गुड़िया को दूसरे कचरे के साथ एक गड्ढे में फेंक देती है। और फिर वो कचरा एक पाइप से होता हुआ एक ट्रक के अंदर चला जाता है और फिर उस कचरे को एक वेयर हाउस के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन उस वेयर हाउस के अंदर रूडो ऑलरेडी मौजूद होता है जो कि उन ट्रक्स को आते हुए देख रहा होता है। और फिर रूडो उस ट्रक को फॉलो करते हुए उस वेयर हाउस के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन उस वेयर हाउस के अंदर मौजूद एक गार्ड उसकी आवाज सुन लेता है और फिर वो गार्ड जब उस कमरे के अंदर जाकर देखता है तो उसको एक बच्चा कचरे के साथ छेड़खानी करता हुआ नजर आता है। और फिर वो गार्ड अपनी गन निकालकर उस कमरे के अंदर एंटर हो जाता है और अपनी गन को रूडो की तरफ तान लेता है। और फिर वो गार्ड कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन रूडो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ये देखकर वो गार्ड गुस्से में आ जाता है और वहां पर मौजूद अलार्म को बजा देता है। और फिर जैसे ही वहां पर और गार्ड्स आते हैं तो रूडो फौरन वहां से कुछ कचरा उठाकर उन गार्ड्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो सारे गार्ड्स वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रूडो उस कमरे के अंदर मौजूद एक वेंट के थ्रू वहां से भाग निकलता है। और फिर रूडो दूसरे कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है लेकिन उसके मुंह पर दरवाजा बंद हो जाता है और तभी वहां पर और भी बहुत सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं और उसकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी रूडो अपनी खतरनाक स्पेशल एबिलिटीज को एक्टिवेट कर देता है। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो फौरन उन गार्ड से बच के वहां से निकल जाता है, लेकिन उसको एक गोली लग जाती है। और फिर अगले दिन उस कूड़ा चोर की खबर पूरे शहर के अंदर आग की तरह फैल जाती है और वो अमीर लोग इस सब के लिए गरीबों को ही जिम्मेदार समझते हैं। वहीं दीवार की दूसरी तरफ सब गरीबों को पता होता है कि ये सब कुछ किसने किया, क्योंकि रूडो इससे पहले भी अमीर लोगों के कूड़ेदानों के अंदर हमला कर चुका होता है। वो सभी गरीब लोग समझते हैं कि रूडो किसी न किसी दिन तो ये सब कुछ करते हुए पकड़ा ही जाएगा। लेकिन रूडो को इन सब की कोई परवाह नहीं होती और वो उन सब चीजों को बेचने के लिए अपनी दुकान लगा देता है जो वो रात को चुरा के लाया था। लेकिन तभी वहां पर उसकी एक दोस्त चिवा आ जाती है और वो आकर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर रूडो ये सब कुछ क्यों करता है। और फिर रूडो चिवा को कहता है कि उस शहर के अंदर रहने वाले अमीर लोगों को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, वो बिल्कुल ठीक चीजों को फेंक देते हैं और उसको उन ठीक चीजों के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उन सब चीजों को चुरा लेता है और लाकर यहाँ पर बेच देता है और इस तरह से वो थोड़े से पैसे भी कमा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से 3 लड़के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कहीं से कचरे की बदबू आ रही है और वो चिवा को कहते हैं कि तुम रूडो से दूर रहो नहीं तो तुमसे भी कूड़े की बदबू आना शुरू हो जाएगी। और फिर वो लड़के रूडो के बड़े ब्लैक ग्लव्स का मजाक उड़ाते हैं जो कि उसने कई सालों से नहीं धोए और अगर वो किसी को भी उन ग्लव्सों से छुएगा तो उनको खारिश हो जाएगी। और फिर उनमें से एक लड़का रूडो के उस लैंटर्न को लात मार के फेंक देता है जिसको अभी अभी रूडो ने ठीक किया था। और फिर वो कहता है कि रूडो अपने हाथ इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि रूडो के हाथ उन ग्लव से भी ज्यादा भद्दे हैं। रूडो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन जब उनमें से एक लड़का रूडो को एक कातिल का बेटा कहता है तो रूडो को गुस्सा आ जाता है। और फिर वो कहता है कि इन स्लम्स को ओरिजिनली क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए बनाया गया था और इन स्लम्स के अंदर रहने वाले सारे लोग क्रिमिनल्स के डिसेंडेंट्स हैं। ये सब सुनने के बाद रूडो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये देखने के बाद वो लड़के डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो ये कहते जाते हैं कि रूडो तुम भी एक दिन अपने फादर की तरह एक कातिल बनोगे। और फिर उनके जाने के बाद रूडो एक दफा फिर से अपना लैंटर्न ठीक करने के अंदर लग जाता है जिसको उनमें से एक लड़के ने टांग मारी थी। और फिर चिवा उसको कहती है कि उसको पूरा यकीन है कि रूडो एक अच्छा इंसान है और वो बिल्कुल अपने फादर की तरह नहीं बनेगा। और फिर चिवा की नजर वहां पर मौजूद एक पपी डॉल की तरफ जाती है जो कि चिवा को बहुत ही क्यूट लगती है। और फिर रूडो चिवा को कहता है कि ये वो उसके लिए गिफ्ट लेके आया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसको वो गिफ्ट दे सकता फौरन से वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और उसको अपने साथ ले जाती हैं। और फिर वहां पर शाम हो जाती है और रूगो अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन वो अपने घर के अंदर जब जाता है तो उसके स्टेप फादर रेक्टो वहां पर मौजूद होता है जो कि उसका वेलकम करता है। और फिर रेक्टो रूगो से पूछता है कि तुम आखिर चिवा को वो डॉल देते हुए इतने नर्वस क्यों हो गए थे भाई। रूगो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो जाता है, लेकिन उसका स्टेप फादर उसको कहता है कि हम इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें तुम्हें तुम्हारे जंक यार्ड के ट्रिप के बारे में बात करनी है। रेक्टो रूगो को कहता है कि उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पैसों की इतनी कमी भी नहीं है, लेकिन रूगो ये समझता है कि वो उसका एहसानमंद है क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर को जब मर्डर
मर्डर के लिए फ्रेम कर उस पिट के अंदर फेंक दिया था। और उसके बाद रेक्टो ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन रुगो ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो रेक्टो को अपनी फैमिली समझता है। और फिर रेक्टो कहता है कि अब तो तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, लेकिन चीवा के सामने तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी। और ये सुनकर रुको बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और एम्बेरस हो जाता है और अचानक से उसका गन वुंड जो कि उसको रात को गोली लगी थी वो हिल जाता है। और फिर रेक्टो उसके हाथों पर और उसके जख्म पर पट्टी करता है। और फिर रुगो रेक्टो को कहता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके हाथ आखिर इतने जख्मी कैसे हुए थे, क्योंकि जब से उसने होश संभाला है उसके हाथ इसी तरह से हैं और लोग हमेशा उसके हाथों की वजह से उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन फिर रेक्टो ने एक दिन उसको ये ग्लव्स ला के दिए जिसकी वजह से उसके हाथ पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ हील हो गए। और फिर रेक्टो रुगो को कहता है कि तुम चीवा से जाके अपने दिल की बात कह दो, नहीं तो कोई और बाजी ले जाएगा और तुम सिर्फ इसी तरह देखते रह जाओगे। वहीं दूसरी तरफ मास्क पहना हुआ एक आदमी गली में खड़े होकर चुपके से इनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर अगले दिन रुगो चीवा को अपने दिल की बात कहने के लिए और उसको वो डॉल देने के लिए अपने घर से तैयार होकर निकलता है। और फिर चीवा के घर की तरफ जाते हुए वो देखता है कि उस कूड़े वाली पिट के इर्द गिर्द हजारों लोग जमा हुए हुए हैं। रुगो कहता है कि लगता है कि आज फिर किसी क्रिमिनल को उस पिट के अंदर फेंका जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, हर आए दिन किसी न किसी क्रिमिनल को उस पिट के अंदर फेंक कर सजा दी जाती है। भी वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर चीवा आ जाती है और रुगो चीवा को देखकर डर जाता है, क्योंकि अभी वो उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर चीवा कहती है कि उसको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि लोग इसी तरह किसी को भी उस पिट के अंदर फेंक देते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि एक दिन रुगो को भी उस पिट के अंदर फेंका जाए, क्योंकि हर फेंकने वाली चीज कूड़ा नहीं होती। और फिर रुगो कहता है कि हाँ रेक्टो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और फिर चीवा कहती है हाँ मुझे पता है, क्योंकि रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। रुगो को थोड़ा टाइम लगता है रियलाइज करने के लिए, लेकिन वो फाइनली रियलाइज कर लेता है कि चीवा ने अभी अभी ये एक्सेप्ट किया है कि वो भी रुगो को प्यार करती है। और फिर चीवा को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती से क्या बात कर दी है और ये उन दोनों के लिए एक बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। और फिर रुगो अचानक से जाकर जमीन पर गिर जाता है और अपने फेस को उस डॉल के साथ ढक लेता है। लेकिन फिर वो किसी तरह से हिम्मत करके चीवा को वो डॉल देता है और वो कहता है कि शायद उसको ये डॉल पसंद ना आए क्योंकि ये कूड़े से आया है। और फिर चीवा उस पपी को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो इसको हमेशा संभाल के रखेगी। ये सुनकर रुगो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जंप करता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाता है, क्योंकि उसको जाकर फौरन ये बात रेक्टो को बतानी है। वो इतनी तेजी के साथ जा रहा होता है कि जाते हुए वो कुछ गार्ड्स के साथ टकरा जाता है जो कि उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन उसको एक दफा परेशानी जरूर होती है कि आखिर ये गार्ड्स दीवार की इस तरफ क्या कर रहे हैं। और फिर रुगो फाइनली अपने घर के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन जो वो देखता है देखकर वो दंग रह जाता है कि वहां पर एक मास्क वाला आदमी मौजूद होता है जो कि रेक्टो के ऊपर खड़ा होता है। और फिर वो मास्क वाला आदमी जब रुगो को देखता है तो वो अपना चाकू रेक्टो की बॉडी के अंदर और भी ज्यादा जोर से घुमा देता है। ये देखकर रुगो उस आदमी की तरफ भाग पड़ता है, लेकिन वो आदमी रुगो को बेहोश कर देता है। और जब तक वो होश में आता है तो वो मास्क वाला आदमी अपना काम पूरा कर चुका होता है। वो रुगो की तरफ देखता है, अपनी बुक उठाता है और वहां से चला जाता है। रुगो उसको फॉलो करने लगता है कि तभी अचानक से रेक्टो की आवाज उसको पीछे से आती है और वो उसको अपनी तरफ बुला लेता है। और फिर रेक्टो रुगो को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन रुगो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन रेक्टो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अपनी जिंदगी को इस तरह से जाया मत करो। लेकिन रुगो को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। रेक्टो उसको कहता है कि प्लीज रुगो यहाँ से चले जाओ। और ये कहते ही रेक्टो वहीं पर दम तोड़ देता है। और तभी अचानक से वहां पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो रुगो को रेक्टो के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। रुगो ने उन गार्ड्स को बहुत बताने की कोशिश की कि उसने रेक्टो को नहीं मारा और जिस एक्चुअल इंसान ने रेक्टो को मारा है वो अभी अभी घर से भागा है और तुम लोग उसको पकड़ सकते हो, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। और फिर वो गार्ड्स रुगो को पकड़ के उसी पिट के अंदर ले गए जहाँ पे सारे क्रिमिनल्स को फेंका जाता था। वहां पर शहर के सारे गरीब लोग उसको देखने के लिए आए हुए थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस शहर के कुछ अमीर लोग भी रुगो की एग्जीक्यूशन को देखने आए थे। और फिर वहां पर मौजूद एक जज रुगो को कहता है कि तुमने इस दुनिया का सबसे बुरा समझे जाने वाला क्राइम यानी कि मर्डर किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और फिर जज अपना फैसला सुनाता है कि रुगो को उस पिट से नीचे फेंक के मार दिया जाए। रुगो को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन उसको इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ चाहता है कि यहाँ पर मौजूद सारे लोगों में से सिर्फ एक उसको कातिल ना समझे, और वो होती है चीवा। रुगो ऊंची आवाज में कहता है कि चीवा मैंने रेक्टो को नहीं मारा। लेकिन चीवा कहती है कि रुगो मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक ही नहीं थे। और फिर चीवा कहती है कि तुम अंत में एक कातिल के बेटे ही निकले और उसकी दी हुई डॉल जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर और सुनकर रुगो पूरी तरह से टूट जाता है। उसको इन सब लोगों पर और खासतौर पर चीवा पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो कहता है कि तुम सब लोग बेकार हो, तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, तुम लोगों को कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं समझता और मैं तुम लोगों से एक दिन जरूर बदला लूंगा। लेकिन फिर वो देखता है कि वहां पर उसके स्टेप फादर का कातिल भी मौजूद होता है, लेकिन उसको किसी को उस कातिल के बारे में बताने का मौका नहीं मिलता और उसको उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाता है। और फिर काफी देर तक गिरते
रहने के बाद रूडो आखिरकार बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके नीचे कूड़ा करकट का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ होता है। वो सोचता है कि आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है, उसको तो अब तक मर जाना चाहिए था। उस जगह पे हर तरफ कूड़े के बहुत ही बड़े बड़े ढेर होते हैं और वहां से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है। रूडो सोचता है कि आखिर वो कहाँ फंस चुका है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा साया आ जाता है। जब वो मुड़ता है तो वो देखकर दंग रह जाता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा कूड़े से बना हुआ खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर रूडो पूरी तरह से दंग रह जाता है और वो कहता है कि मैं हमेशा सोचता होता था कि आखिर लोग सारी दुनिया का कूड़ा क्रिकेट और क्रिमिनल्स को इस पिट के अंदर क्यों फेंक देते हैं और किसी को भी परवाह नहीं होती थी कि आखिर उनके साथ उस पिट के अंदर क्या कुछ होता होगा। लेकिन फिर रूडो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है और वो जायंट मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन फिर ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर ऊंची सी रोर करता है और वहां पर और भी बहुत से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स रूडो के पीछे लग जाते हैं। रूडो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है लेकिन ये सब कुछ फेल हो जाता है जब वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स क्या हैं और क्या ये वाकई में कूड़े से बने हुए हैं और आखिर ये चाहते क्या हैं। वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। फिर वो अचानक से मुंह के बल गिर जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक इंसानी खोपड़ी मौजूद होती है। फिर रूडो उन मनहूस लोगों को कोसना शुरू कर देता है जिन्होंने उसको इस गड्ढे के अंदर फेंका था। लेकिन तभी अचानक से वो सारा कूड़े का ढेर उसके पैरों के नीचे से खिसकना शुरू हो जाता है और फिर रूडो एक घाटी के अंदर पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर्स उससे काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर उसको एक और चीज रियलाइज होती है कि इस घाटी के अंदर मौजूद हवा टॉक्सिक और जहरीली है और अगर वो इस घाटी के अंदर ज्यादा देर तक सांस लेगा तो वो मारा जाएगा। और फिर वो अपनी नाक और मुंह को कवर कर लेता है इस उम्मीद में कि वो कोई छुपने की जगह ढूंढ निकालेगा। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि इस नर्क में कोई छिपने की जगह होगी भी या फिर नहीं। उसको जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी होती है वो भी खोने लगती है और वो अपने मुंह से खून उगलने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो ऑलमोस्ट अपने अंजाम को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी रेक्टो के मरते हुए आखिरी लम्हात उसकी आंखों के सामने आते हैं और उसकी बॉडी से एक मिस्टीरियस सी पावर निकलना शुरू हो जाती है और फिर उसका विजन चेंज होना शुरू हो जाता है और उसको जमीन से निकलती हुई रोशनियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। और फिर वो ये फैसला करता है कि वो आज हार नहीं मानेगा, वो आज नहीं मरेगा बिकॉज उसके पास जिंदा रहने की वजह है। वो सरफेस वर्ल्ड में वापस जाएगा और हर उस इंसान से बदला लेगा जिसने उसके साथ ये सलूक किया है और खास तौर पे रेक्टो के कातिल को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसकी बॉडी के अंदर गुस्से से एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और तभी एक मॉन्स्टर उसके करीब आता है लेकिन रूडो बड़ी ही आसानी से उसको एक पाइप से मार के साइड पे कर देता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर से एक गार्बेज का टुकड़ा उड़ के जाके एक अम्ब्रेला के ऊपर लगता है और हमें पता चलता है कि वहां पर एक और आदमी भी मौजूद है जो कि रूडो की उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूडो गुस्से की आग में पूरी तरह से पागल हो चुका है। वहां की हवा जहरीली है और रूडो की नाक और मुंह से खून आ रहा है लेकिन रूडो को इनमें से किसी चीज की परवाह नहीं है। और उनमें से एक मॉन्स्टर रूडो को एक पहाड़ में दे मारता है लेकिन रूडो को इसकी कोई परवाह नहीं है। रूडो बदले की आग में पूरी तरह से जल रहा है और उसको हर उस इंसान से बदला लेना है जिसने उसके साथ ये सलूक किया है। और फिर रूडो वहां से एक पाइप उठा के एक मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। लेकिन तभी रूडो के नीचे से एक और मॉन्स्टर निकल आता है। रूडो किसी तरह से उस मॉन्स्टर के जबड़े से बच के निकल आता है लेकिन उस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से वो कमजोर हो चुका है और वो अपने मुंह से खून उगलना शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उसके अंदर की मिस्टीरियस पावर एक दफा फिर से जाग जाती है और वो अपनी जगह पर चट्टान की तरह डट जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर्स मिलके उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन रूडो को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो एक मेटल शीट पकड़ के एक मॉन्स्टर के सर पे अटैक कर देता है और फिर वो वही मेटल शीट पकड़ के दूसरे मॉन्स्टर को दो हिस्सों में काट देता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा और भयंकर मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। रूडो उस मॉन्स्टर को देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है लेकिन वो मॉन्स्टर जमीन के ऊपर अपने पंजे मारता है जिससे एक शॉक वेव बनती है जो कि रूडो को गिरा देती है। लेकिन रूडो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वहां पर एक मास्क वाला अजीब सा आदमी मौजूद होता है। रूडो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये आदमी कौन है और ये यहाँ पर कहां से आ गया। लेकिन तभी वो आदमी रूडो को उठा के लात मारता है और उसको आगे की तरफ फेंक देता है। रूडो मुंह से खून उगल रहा होता है लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तभी वो आदमी उसके मुंह पर एक मास्क लगा देता है। रूडो अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो इस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो मॉन्स्टर्स कहाँ से आए हैं। लेकिन वो आदमी ज्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये कहता है कि तुम चुप रहो। लेकिन रूडो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और उस आदमी से बार बार उसके बारे में और इस जगह के बारे में सवाल करता रहता है। वो मास्क वाला आदमी रूडो को एक दफा फिर से चुप रहने का कहता है लेकिन रूडो कहता है तुम ठीक से बात करो। और फिर वो उस आदमी से पूछता है कि क्या हम लोग जमीन के नीचे हैं और ये जगह क्या है। लेकिन फिर वो आदमी गुस्से के साथ पागल हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, हम लोग जमीन के नीचे नहीं है बल्कि हम लोग सरफेस के ऊपर
ऊपर है और ये सब गलती ऊपर रहने वाले लोगों की है जिन्होंने इस जगह को नर्क बना दिया है। और फिर वो कहता है कि यहाँ पे मौजूद मॉन्स्टर्स आवाज से आकर्षित होते हैं और अब जो इतना ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहा है तो वो सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ ही आएंगे ना। और फिर वो मास्क वाला आदमी कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को नॉर्मल वेपन्स के साथ नहीं मारा जा सकता, उनके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो चुपके से यहाँ से निकल जाते, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकता। और फिर तब तक एक मॉन्स्टर उनके बिल्कुल पीछे आ जाता है और फिर वो मास्क वाला आदमी उस मॉन्स्टर से निपटने का फैसला करता है। उस आदमी के हाथ से एक अजीब सी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है जो कि उसकी अम्ब्रेला को एक मैजिकल वेपन में कन्वर्ट कर देती है। और फिर जब वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है तो तभी वो मास्क वाला आदमी अपनी अम्ब्रेला को खोल के उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है और वो मॉन्स्टर हजारों टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो अम्ब्रेला एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल वेपन बन चुकी है। रूडो ये देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है, लेकिन उसको एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है कि जिस मॉन्स्टर को उस आदमी ने मारा है वो दोबारा रीजनरेट नहीं हुआ। तभी वहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो मास्क वाला आदमी कॉन्फिडेंट है कि वो इन सब से निपट लेगा। और फिर वो मास्क वाला आदमी अपनी अम्ब्रेला को बंद करके एक मॉन्स्टर की तरफ लपक पड़ता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अपनी अम्ब्रेला को एक पैराशूट की तरह यूज करके जमीन पर आ जाता है। रूडो ये सोच रहा होता है कि क्या ये किसी किस्म की टेक्नोलॉजी है या फिर इस मास्क वाले आदमी की अपनी सुपर पावर है। लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक और मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बहुत बड़ा एसिड का गोला उस मास्क वाले आदमी की तरफ फेंकता है, लेकिन वो मास्क वाला आदमी उस एसिड के गोले को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो एसिड जमीन पर आकर एक्सप्लोड हो जाता है। और फिर वो मास्क वाला आदमी उस आखिरी बचे मॉन्स्टर के सर के ऊपर से छलांग लगा के आसमान की तरफ चला जाता है। और फिर वो आदमी अपनी अम्ब्रेला के अंदर और भी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से वो अम्ब्रेला और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उस मॉन्स्टर का सफाया हो जाता है। और इस सब के बाद वो मास्क वाला आदमी रूडो की तरफ बढ़ता है और रूडो शॉक में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर वो आदमी अपना मास्क उतार के अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मेरा नाम इंजन है। लेकिन फिर वो ये रियलाइज करता है कि उसको अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मौजूद हवा जो है वो जहरीली है। और फिर वो रूडो को बुरा भला बोलता है क्योंकि उसने उसको अपना मास्क उतारने पर मजबूर किया था। लेकिन फिर रूडो बेहोश हो जाता है और वो एक ड्रीम के अंदर चला जाता है। और ये ड्रीम उसके अडॉप्टेड फादर के साथ उसके बचपन की एक मेमोरी होती है, जिसमें वो एक दिन बाहर लड़कों से मार खाने के बाद घर आता है क्योंकि उसने उस लड़कों को कहा था कि हर चीज जिंदा होती है। और फिर वो अपने अडॉप्टेड फादर से पूछता है कि आपने जब मुझे बताया था कि अगर किसी भी चीज को एहतियात से प्यार से रखा जाए तो उसके अंदर एक रूह आ जाती है और वो चीज जिंदा हो जाती है, तो क्या ये सच था? और फिर रेक्टो उसको कहता है कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो कि पुराने वक्तों से चलती हुई आ रही है। लेकिन वो खुद पर्सनली इस बात में पूरा यकीन करता है। और फिर रूडो उससे पूछता है कि क्या हमारे घर में मौजूद हर चीज के अंदर एक सोल है, यहाँ तक कि मेरे ग्लव्स में भी? रेक्टो कहता है कि अगर तुम इन सब चीजों को प्यार से रखोगे तो एक दिन वाकई में इनके अंदर सोल आ जाएगी। और फिर रूडो अपने ड्रीम से उठ जाता है और वो देखता है कि इंजन उसको चेन्स के साथ बांध के घसीटता हुआ लेके जा रहा है। रूडो उसको बुरा भला बोलता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन इंजन उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक महफूज जगह के ऊपर लेके जा रहा हूँ। रूडो कहता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ वापस जाकर अपना बदला लेना है। और जैसे ही इंजन उसकी बात सुनता है तो वो अपनी जगह पर वहीं रुक जाता है। इंजन उसको कहता है कि तुम इस जगह से आए हो, उस जगह के ऊपर वापस जाना बिल्कुल नामुमकिन है और कोई आज तक वापस नहीं जा सका। और फिर इंजन रूडो को फिर से घसीटना शुरू कर देता है और उसको कहता है कि वापस जाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी इस नई जगह को अपने घर की तरह समझना चाहिए और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रूडो हार मानने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं हर सूरत अपने घर वापस जाकर रहूंगा। रूडो कहता है कि तुम्हें वापस जाने का रास्ता पता है, लेकिन तुम मुझसे वो रास्ता छुपा रहे हो और तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, नहीं तो मैं फिर से चिल्लाना शुरू कर दूंगा और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। और फिर थोड़ी देर तक वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि बाकी सारी जगहों के मुकाबले में काफी ज्यादा साफ लग रही होती है। और फिर इंजन रूडो को वहां पर छोड़ देता है और उसको कहता है कि मजे करो। रूडो उसको कहता है कि एटलीस्ट मेरी बेड़ियां तो खोल दो, लेकिन इंजन कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है। तभी अचानक से वहां पर मास्क वाले बहुत से लोग आ जाते हैं और वो सभी रूडो की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उन सब लोगों को देखकर रूडो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। और वो मास्क वाले लोग रूडो के कपड़े देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लड़का सरफेस वर्ल्ड से आया है। रूडो उन सब लोगों को कहता है कि उसको ऊपर से नीचे फेंका गया है और ये सुनते ही वो सभी लोग अपने मास्क उतार के फेंक देते हैं। वो सभी लोग रूडो के देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उससे पहले उन लोग को सरफेस से नीचे सिर्फ और सिर्फ बॉडीज मिला करती थी। वो सभी लोग अच्छी तरह से रूडो का मुआयना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रूडो हिचकिचाकर पीछे की तरफ हो जाता है। वो लोग रूडो को कहते हैं कि हम लोग तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो रूडो की बेड़ियां खुलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब एक ट्रैप निकलता है और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद रूडो एक ट्रक के अंदर बेड़ियों के साथ बहुत ही बुरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। रूडो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो सभी लोग रूडो को कहते हैं कि वो कितने लकी हैं कि उनको ऊपर से
से गिरा हुआ एक आदमी मिल गया है। और फिर वो लोग बात करते हैं कि कैसे लोग ऊपर से गिरे हुए लोगों के कपड़े और बॉडी पार्ट्स को खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा देते हैं। और फिर उन लोगों का लीडर रूडो को कहता है कि तुम लोगों के कपड़ों और बॉडी पार्ट्स के लिए लोग इतना पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो लोग तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि ऊपर रहने वाले लोग अपना सारा कचरा जमीन पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो जाती है और ढेर सारे मॉन्स्टर्स पैदा हो जाते हैं। और इस सब की वजह से वो लोग जो कि उन मॉन्स्टर्स की वजह से अपना घर बार सब कुछ खो बैठे हैं या फिर अपने प्यारों को खो बैठे हैं, वो इससे बदला लेंगे। और फिर उन लोगों का लीडर रूडो का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसको जबरदस्ती सड़ा हुआ मांस खिलाना शुरू कर देता है। और फिर वो कहता है कि ऊपर रहने वाले लोगों को क्या पता कि कचरे के बीच में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है, इसलिए ये खाओ ताकि तुम्हें अंदाजा हो। लेकिन फिर जब वो आदमी रूडो को मांस का एक और टुकड़ा खिलाने लगता है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि रूडो उस आदमी की उंगली को अपने दांतों के साथ नोच कर उसका मांस निकाल कर दूसरे मांस के साथ फेंक देता है। और फिर रूडो वो सड़ा हुआ मांस भी खाना शुरू कर देता है और वो कहता है कि ये कचरा नहीं है क्योंकि इसको अभी भी खाया जा सकता है। ये सब देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा राक्षस पहले कभी नहीं देखा होता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है क्योंकि रूडो इन सब की बातें सुनकर बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हर फेंकी हुई चीज कचरा नहीं होती, और ये कहते ही उसकी मैजिकल पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और फिर रूडो उस ट्रक से बाहर निकलकर अपनी एनर्जी को जमीन पर रिलीज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इंजन दूर से बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि रूडो तो वाकई में एक दमदार लड़का निकला। वहीं दूसरी तरफ रूडो को रेक्टो की बातें याद आती हैं कि अगर हम लोग किसी भी चीज का ख्याल रखेंगे और उसको प्यार करेंगे तो वो जिंदा हो जाएगी। और फिर रूडो अपनी उन्हीं चेन्स को पकड़ लेता है जिन चेन्स के साथ उसको कैद किया जाता है, और फिर वो चेन्स रोशनी के साथ ग्लो करना शुरू कर देती हैं और एक वेपन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर वो लोग रूडो के ऊपर अटैक कर देते हैं और किसी तरह से रूडो से उसकी चेन्स छुड़वा लेते। लेकिन फिर अचानक से रूडो एक टायर को पकड़ लेता है और उसको भी एक वेपन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर रूडो उन सब लोगों के छक्के छुड़ा देता है और उन लोगों के लीडर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो कि डर के मारे पागल हुआ जा रहा है। और जब रूडो उसको मारने लगता है तो तभी इंजन वहां पर आ जाता है और रूडो को रोक लेता है। और फिर रूडो अपनी उस मैजिकल फॉर्म से निकल आता है और उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं। और जिस टायर को रूडो ने पकड़ा होता है वो एक पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर रूडो हैरान रह जाता है कि उसने आखिर ये सब कुछ कैसे किया। और फिर इंजन उसको कहता है कि उसको अपनी पावर्स को ख्याल से यूज करना चाहिए, नहीं तो वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और वो कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रूडो की पावर्स को टेस्ट कर रहा था। और फिर वो कहता है कि वो रूडो को इस दुनिया के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में सब कुछ बताएगा, लेकिन उसके बदले में रूडो को क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को रूडो जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन रूडो इंजन को कहता है कि वो क्लीनर्स को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी इंजन जबरदस्ती रूडो को एक क्लिनिक के अंदर ले जाता है जहाँ पर एक गंजा डॉक्टर रूडो का इलाज करता है। रूडो कहता है कि उसको जितना जल्दी हो सके सरफेस वर्ल्ड में वापस जाना होगा बिकॉज उसको अभी जाकर अपना बदला लेना है। लेकिन फिर वो गंजा डॉक्टर जिसकी आंखें फूले हुए गुब्बारे की तरह दिख रही होती हैं, रूडो को कहता है कि चुप कर जाओ। और वो कहता है कि तुम इंजन का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हारी एक दिन में 2 दफा जान बचाई है। फिर रूडो इंजन को दिल में बुरा भला बोलता है और फिर वो गंजा डॉक्टर असल में एक औरत निकलता है जो कि रूडो पर गुस्सा हो जाता है। और फिर वो औरत रूडो और इंजन को अपने क्लिनिक से बाहर निकाल देती है। और बाहर निकलने के बाद रूडो इंजन का उसका इलाज करवाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वापस जाना चाहता हूँ। और वो कहता है कि उसके पास क्लीनर या फिर वो जो कुछ भी कह रहा है वो बनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इंजन कहता है कि अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि ऊपर से आए हुए लोगों के साथ यहाँ पर कैसा सलूक किया जाता है, इसलिए अगर किसी को भी पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती। और फिर इंजन रूडो को इस डिस्टोपियन टाइप सिटी में ले जाता है, लेकिन ये सिटी बाहर की दुनिया से काफी ज्यादा बेहतर होता है। और फिर इंजन रूडो को एक बर्गर खिलाने के लिए ले जाता है बिकॉज रूडो को बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है क्योंकि उसने सुबह से सिर्फ और सिर्फ बासा मांस ही खाया होता है। रूडो हमेशा सोचता होता था कि नीचे वाली दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा क्रिकेट ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरे के पूरे शहर आबाद है। और फिर रूडो की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि एक स्टोर के अंदर एंटर हो रही होती है, लेकिन फिर इंजन उसको एक लेसन सिखाता है। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गार्बेज ही इकट्ठा नहीं होता बल्कि इमोशंस भी इकट्ठा होते हैं जो कि एक एनर्जी बन जाते हैं जिसको एनिमा कहा जाता है। और फिर जब बहुत ही ज्यादा एनिमा इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर ट्रैश मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और कभी कभी वो मॉन्स्टर्स इन शहरों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। और फिर वो कहता है कि नॉर्मल वेपन्स उन मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो एनिमा से बने हुए हैं, लेकिन रूडो के ग्लव्स उनको मार सकते हैं। और फिर इंजन उसको कहता है कि जब किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ रखा जाता है तो उस चीज के अंदर भी एनिमा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर वो चीज एक मैजिकल वेपन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये मैजिकल वेपन्स एनिमा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिससे वो सारे के सारे ट्रैश मॉन्स्टर्स बने हुए होते हैं। और जो लोग इस तरह की पावर्स को यूज कर सकते हैं उन लोगों को गिवर्स कहा जाता है।
और उसकी ऑर्गेनाइजेशन गिवर से भरी हुई है जिसको क्लीनर्स कहा जाता है और उनका काम है उन ट्रैश मॉन्स्टर्स को खत्म करना। रूडो इंजन को कहता है कि अगर वो क्लीनर्स को ज्वाइन कर ले तो क्या इंजन उसकी इस सरफेस वर्ल्ड में वापस जाने में मदद करेगा, लेकिन इंजन उसको कहता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि सरफेस वर्ल्ड के अंदर वापस कैसे जा सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि उसका जो बॉस है वो एक बहुत ही ज्यादा समझदार आदमी है और शायद उसको इस बारे में कुछ ना कुछ पता हो। फिर रूडो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि अब उसको इंजन के बॉस को मिलना पड़ेगा, लेकिन फिर इंजन रूडो से उसके ग्लव्स के बारे में पूछता है। रूडो कहता है कि ये ग्लव्स उसको उसके पिताजी ने दिए थे और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। इंजन कहता है कि अब समझ में आया कि तुम इन ग्लव्स का इतना ख्याल क्यों रखते हो और तुम इनको संभाल के रखना क्योंकि इन ग्लव्स के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल मौजूद है। ये सुनकर रूडो इमोशनल हो जाता है क्योंकि इससे पहले अब तक हर किसी ने रूडो का उन ग्लव्स की वजह से मजाक ही उड़ाया था। और फिर इंजन को एक मैसेज आता है जिसके बाद उसको वहां से जाना पड़ता है, लेकिन वो जाते जाते रूडो को कुछ पैसे दे जाता है और कहता है कि तुम इनको ख्याल से स्पेंड करना। रूडो को यकीन नहीं आ रहा होता कि इंजन ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है और ये सब कुछ करने के बावजूद अब उसको पैसे भी दे रहा है, लेकिन इंजन कहता है कि कोई बात नहीं, रख लो, आखिर ये पैसे तुम्हारे कपड़े बेचकर ही तो आए हैं। ये सुनकर रूडो गुस्से में आ जाता है, लेकिन इंजन उसको कहता है कि तुम वो कपड़े पहनकर वैसे भी इस शहर के अंदर नहीं घूम फिर सकते थे। इंजन रूडो को कहता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मुझे किसी को मिलना है और उसको मिलकर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन तभी एक बिल्ली रूडो के पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। वो उस बिल्ली का पीछा करता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। तभी उसको एक लकड़ी नजर आती है और वो उस लकड़ी को पकड़कर उस बिल्ली को दबोच लेता है। लेकिन जैसे ही रूडो उस बिल्ली को दबोचता है तो उस लकड़ी का मालिक अचानक से वहां पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि रूडो ने उसकी लकड़ी चुराई है। रूडो कहता है कि आखिर इस फजूल सी लकड़ी में ऐसी क्या बात है जो तुम इतने गुस्से में आ गए, और ये सुनकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो रूडो को जोर से धक्का देकर अपनी लकड़ी को उससे वापस छीन लेता है। और फिर वो उस लकड़ी के साथ कुछ अजीब से मूव्स करना शुरू कर देता है जिसको देखकर रूडो हैरान हो जाता है। लेकिन फिर रूडो उसकी शर्ट पर मौजूद एक सिंबल देखता है और ये क्लीनर्स का सिंबल होता है जिनके बारे में रूडो को इंजन ने बताया था। और फिर वो आदमी अपनी उस छड़ी को एक मैजिकल वेपन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो रूडो को नहीं मारता बिकॉज इंजन ने उसको ऑलरेडी रूडो के बारे में बताया हुआ होता है। इस आदमी का नाम ज़ेंका होता है और रूडो को ट्रेन करना अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कहता है कि किसी भी आदमी से उसकी चीजें चुराना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन रूडो कहता है कि मैं सिर्फ अपने पैसे वापस लेने के लिए उसकी छड़ी को बोरो कर रहा था, चुरा नहीं रहा था। फिर ज़ेंका कहता है कि लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हारी ढंग से परवरिश नहीं की, और ये सुनकर रूडो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है बिकॉज वो रेक्टो के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुन सकता। और फिर उसके दिमाग में रेक्टो की एक मेमोरी आती है। रेक्टो ने उसको कहा था कि अगर वो किसी की भी बात अच्छे से समझना चाहता है तो उसको चुप करके लड़े बगैर उसकी बात को सुनना चाहिए। इन बातों को याद करने के बाद रूडो समझ जाता है कि ज़ेंका के पास गुस्सा होने का पूरा हक है बिकॉज उसने उसकी छड़ी बगैर इजाजत के चुराई थी। रूडो समझ जाता है कि इसमें उसकी ही गलती थी बिकॉज कोई उसके ग्लव्स भी अगर इस तरह से बगैर इजाजत के लेगा तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा। और फिर रूडो ज़ेंका से माफी मांग लेता है और इस तरह से ज़ेंका अपना गुस्सा खत्म कर देता है। ज़ेंका कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने छड़ी तो वापस कर ही दी है, बस तुम्हें किसी से भी बात करनी हो तो प्यार से किया करो। रूडो पूरी तरह से शॉक में है बिकॉज ज़ेंका की पर्सनैलिटी अचानक से पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और ये पहली दफा हुआ है कि जब रूडो ने किसी भी फाइट को लड़े बगैर प्यार से बात करके खत्म किया है। फिर रूडो सोचता है कि रेक्टो ने उसको जो जो बातें बताई थी वो ज्यादातर ठीक थी। और फिर ज़ेंका रूडो को उठाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे मैजिकल वेपन की खासियत क्या है और तुम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। रूडो कहता है कि उसके मैजिकल वेपन उसके ग्लव्स हैं, लेकिन उसको इन ग्लव्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और ना ही इनको ठीक से यूज करना उसको आता है। ज़ेंका कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स वाकई में बहुत कूल हैं। लेकिन रूडो अभी भी परेशान है कि अचानक से ज़ेंका की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई है। लेकिन फिर रूडो याद करता है कि रेक्टो ने उसको कहा था कि उसको हर किसी से हंस के बात करनी चाहिए, शायद ये उसी चीज का कमाल है। रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन आज से पहले रूडो ने कभी भी स्माइल नहीं की, इसलिए ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन रूडो स्माइल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको तो नहीं ये बताना कि वो स्माइल नहीं कर सकता, इसलिए वो इतनी अजीबो गरीब शक्ल बनाता है जिसको देख के ज़ेंका पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो रूडो के ऊपर फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसको कहता है कि तुम ये किस तरह की शक्लें बना रहे हो। ज़ेंका कहता है कि क्या तुम ऐसी शक्लें बनाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन रूडो कहता है अरे नहीं भाई, मैं तो स्माइल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे बेहतर स्माइल मैं नहीं दे सकता। फिर ज़ेंका कहता है कि अंधे को भी नजर आ रहा था कि ये किसी तरह की स्माइल नहीं है। लेकिन फिर रूडो दोबारा कोशिश करता है और अपनी आंखें और मुंह बंद करके कुछ थोड़ी बहुत अच्छी स्माइल दे देता है।
लेकिन ज़ेंका इस स्माइल से भी पूरी तरह से खुश नहीं होता और वो कहता है कि रूडो ओवर कॉन्फिडेंट है बिकॉज इंजन ने उसको एक जीनियस कहा था और इसलिए वो कहता है कि रूडो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और अगर तुम इसी तरह मेरा मजाक उड़ाते रहोगे तो तुम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। और फिर रूडो के दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसको कुछ भी करके सरफेस में वापस जाना ही होगा बिकॉज उसको रेक्टो के कातिल से बदला लेना है और उन सब लोगों से जिसने उसको ये इस तरह से ट्रीट किया है। रूडो ज़ेंका को कहता है कि तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट करना बंद करो, लेकिन ज़ेंका दोबारा से गुस्से में आ जाता है और अपना मैजिकल वेपन एक दफा फिर से निकाल लेता है। लेकिन इस दफा रूडो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो पास ही पड़े कूड़े के डब्बे से एक रॉड निकाल लेता है और उसको एक मैजिकल वेपन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ये देखकर ज़ेंका भी शॉक हो जाता है। और फिर ज़ेंका ये चीज रियलाइज कर लेता है कि क्यों इंजन ने रूडो को एक जीनियस कहा था। लेकिन ज़ेंका अभी भी कॉन्फिडेंट है बिकॉज रूडो के पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल टैलेंट है और उसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की, जबकि ज़ेंका एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड आदमी है तो वो उसको आसानी से हरा सकता है। रूडो ये चीज रियलाइज नहीं करता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था और ज़ेंका अपनी स्टाफ को ऊपर से नीचे फेंक देता है जो कि रूडो के सामने आके गिरती है और फिर ज़ेंका रूडो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उसको जमीन के ऊपर गिरा देता है। ज़ेंका अपनी विक्ट्री से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फेस के ऊपर कोई चीज लगी हुई होती है। जब उसको वो स्मेल करता है तो ये पॉटी निकलती है। तभी ज़ेंका ये रियलाइज करता है कि जो मेटल रॉड रूडो ने निकाला था वो एक्चुअली में एक टॉयलेट प्लंजर था। वो रूडो को समझाने की कोशिश करता है लेकिन रूडो उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और रूडो उस प्लंजर को घुमाना शुरू कर देता है जिससे और भी ज्यादा पॉटी ज़ेंका की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। ज़ेंका उस उड़ते हुए तूफान से बचने की कोशिश करता है और फिर अचानक वहां से भाग जाता है बिकॉज उसके अलावा यहाँ पर उसको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होता। रूडो को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ज़ेंका ने अचानक से भागना क्यों शुरू कर दिया, लेकिन रूडो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और वो प्लंजर लेकर उसकी तरफ घुमाता रहता है। टॉम एंड जेरी की तरह काफी गलियों के अंदर बार बार आगे पीछे भागने के बाद वो फाइनली उस शहर की मेन स्ट्रीट के ऊपर आ जाते हैं। रूडो को नहीं पता होता कि आखिर एक प्लंजर क्या चीज होती है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक कैट आ जाती है जिसकी वजह से ज़ेंका स्लो हो जाता है और रूडो अपनी पूरी ताकत के साथ उस प्लंजर को घुमाकर वो सारा तूफान रूडो की तरफ फेंक देता है। ज़ेंका के ऊपर ढेर सारी पॉटी गिर जाती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर इंजन आ जाता है और फिर इंजन रूडो से पूछता है कि क्या तुम अपने नए टीचर को मिल चुके हो, लेकिन फिर रूडो उस टीचर की तरफ इशारा करता है जो कि एक कूड़े के ढेर के ऊपर बेहोश हुआ पड़ा हुआ होता है और फिर इंजन उसको साफ होने में मदद करता है और फिर उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। लेकिन उसकी हंसी नहीं रुक रही होती कि ज़ेंका को एक प्लंजर ने हरा दिया। लेकिन उस प्लंजर की हकीकत जानने के बाद रूडो भी शॉक में होता है, लेकिन फिर इंजन रूडो को कहता है कि ज़ेंका एक स्पॉइल्ड किड है और उसने आज तक कभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कोई उसके ऊपर पॉटी के साथ हमला कर देगा, इसलिए वो परेशान है। रूडो भी इस सब से थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उस गाड़ी के ट्रंक के अंदर बूट्स का एक पेयर होता है और फिर इंजन कहता है कि तुम्हारी पहली मुलाकात बेशक अच्छी ना गुजरी हो, लेकिन ज़ेंका आज से तुम्हारा टीचर है इसलिए तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और फिर इंजन कहता है कि ज़ेंका मैजिकल वेपन्स का इस शहर का सबसे ज्यादा स्किल्ड ट्रेनर है और फिर इंजन की ये बातें सुनकर ज़ेंका भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन फिर इंजन उस गाड़ी में मौजूद एक लड़की को आवाज देता है और कहता है कि रियो तुम यहाँ पर कब आई। और फिर रियो अपनी ब्यूटी स्लीप से उठ जाती है और फिर वो कहती है कि मैं उस नए लड़के को देखना चाहती थी जिसने पूरे शहर में तूफान मचाया हुआ है। रियो काफी ज्यादा सुंदर होती है इसलिए रूडो उसको देखकर दंग रह जाता है, लेकिन फिर रियो रूडो के बालों के साथ खेलना शुरू कर देती है और उसको वो काफी खूबसूरत लगते हैं। रूडो सोचता है कि क्या वो गलती से स्वर्ग में आ चुका है और फिर इंजन उस गाड़ी को शहर से बाहर निकाल के ले जाता है। और फिर इंजन रूडो को कहता है कि हम लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे हैं जो कि बीहड़ के दरमियान में मौजूद है। और फिर उनकी गाड़ी एक डिस्ट्रॉयड सिटी से होते हुए एक टनल के अंदर से एंटर होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है और फिर वो सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इंजन रूडो को क्लीनर्स के हेडक्वार्टर के अंदर वेलकम करता है। लेकिन रूडो रियो की वजह से अभी भी शॉक के अंदर है और फिर जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो कुछ मक्खियां आके उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं। और फिर जब वो सब लोग आगे जाते हैं तो वहां पर रिसेप्शन के ऊपर एक और लड़की बैठी होती है जो कि मैगजीन पढ़ रही होती है और फिर इंजन कहता है कि ये सैम्यू है और सैम्यू हर बिल्डिंग के अंदर एंटर होने वाले आदमी की चेकिंग करती है। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सैम्यू अपना फॉर्क निकालकर रूडो की तरफ करती है और उन दोनों मक्खियों को एक ही झटके में मार देती है। और फिर सैम्यू कहती है कि वेलकम रूडो, वेलकम टू द क्लीनर्स। उसने रूडो के बारे में इंजन से बहुत कुछ सुना है लेकिन अब उसको एक दफा खुद देखना पड़ेगा। और फिर वो अपने ग्लासेस के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती है और फिर इंजन कहता है कि उसके ग्लासेस उसका मैजिकल वेपन है और अगर वो उनके ऊपर फोकस करे तो वो किसी भी आदमी के अंदर से बाहर तक देख सकती है। और फिर तभी अचानक से सैम्यू अपने ग्लासेस को एक्टिवेट कर देती है और रूडो के अंदर देखना शुरू कर देती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो शॉक हो जाती है और अपने ग्लासेस को फौरन से बंद कर देती है। और फिर इंजन सैम्यू से पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा और फिर सैम्यू कहती है कि रूडो को फिजिकल ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका उसके मैजिकल वेपन के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है, लेकिन इस वेपन को अच्छी तरह से यूज करने के लिए उसको अभी भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर सैम्यू कहती है कि इंजन रूडो की गर्दन के ऊपर
पॉटी लगी हुई है। और फिर इंजन रूडो को उनके बॉस से मिलने के लिए ले जाता है, लेकिन इंजन को पता होता है कि सैम्यू कुछ ना कुछ तो बहुत ही खतरनाक चीज अपने अंदर छुपा के रखी हुई है। और रास्ते में रूडो को इंजन कहता है कि कुल मिला के तकरीबन 100 क्लीनर्स के करीब हैं, जिनमें से आधे गार्ड्स हैं और कुछ कॉम्बैटेंट्स हैं, लेकिन वो सारे यहाँ पर मौजूद नहीं है बिकॉज उनके मिशन की वजह से वो पूरे शहर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैले हुए हैं। और फिर इंजन रूडो को कहता है कि तुम्हें कुछ क्लीनर्स को मिलना चाहिए, लेकिन फिर जब इंजन उस लिविंग रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे ढेर सारे क्लीनर्स मौजूद होते हैं। लेकिन फिर इंजन का मूड चेंज हो जाता है और वो कहता है कि इंट्रोडक्शंस बाद में हो जाएंगे, पहले चल के बॉस को मिलते हैं। लेकिन बॉस के रूम में एंटर होने से पहले इंजन रूडो को कहता है कि तुम जो मर्जी हो जाए, सबसे पहला सवाल ये ना पूछना कि भाई ऊपर वाली सरफेस वर्ल्ड में वापस कैसे जाना है, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको फ्री में नहीं मिलने वाली। और सबसे पहले रूडो को उससे प्रॉमिस करना चाहिए कि वो उसके साथ एक क्लीनर बन के काम करेगा। और इंजन कहता है कि एक और बात, तुम बॉस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट यानी कि मैजिकल वेपन के बारे में कुछ नहीं पूछोगे बिकॉज किसी को नहीं पता। और फिर जब वो लोग उस बॉस के कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो वो कमरा खाली होता है और फिर वहां पर सैम्यू आ जाती है और वो कहती है कि बॉस एक मिशन पर गए हुए हैं और उनको वापस आने में कुछ दिन लग ही जाएंगे। ये सुनकर रूडो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इंजन को पता होता है कि ये सब चीजें तो नॉर्मल है और उसको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा बॉस से मिलने के लिए। लेकिन फिर रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इतने दिन तक क्या करूंगा। लेकिन फिर अचानक से वहां पर रियो आ जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है, तुम मेरे साथ आओ और मुझे काम करते हुए देखो। और फिर रियो कहती है कि तुम तब तक क्लीनर नहीं बन सकते जब तक कि बॉस तुम्हें इजाजत ना दे दे, इसलिए जब तक बॉस नहीं आ जाते तब तक तुम मेरे साथ चलो और मुझे काम करते हुए देखो और मैं भी तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। रूडो का दिमाग काम करना बंद कर जाता है बिकॉज उससे आज तक किसी भी लड़की ने इस तरह से बात नहीं की होती और फिर वो दिमाग बंद करके उसको फॉलो करने लग जाता है। और फिर वो लोग स्ट्रेटजी रूम में जाते हैं जहां पर सैम्यू उनको बताती है कि एक छोटा सा गांव जिसके अंदर छोटे छोटे ट्रैश मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, वो मदद के लिए क्लीनर्स को बुला रहे हैं। रूडो को प्लूटेड जोन के बारे में नहीं पता होता, लेकिन फिर सैम्यू कहती है कि इंजन ने तुम्हें लगता है कुछ भी नहीं समझाया इस दुनिया के बारे में। और फिर सैम्यू बताती है कि दुनिया दो हिस्सों के अंदर बटी हुई है, एक पोल्यूटेड जोन्स हैं जहां पर गार्बेज और कूड़े वाले मॉन्स्टर्स हैं और दूसरे सेफ जोन्स हैं जहां पर दुनिया में लोग रहते हैं। और जिस इलाके के अंदर रूडो गिरा था उसको नो मैंस लैंड कहा जाता है और वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है और जो भी वहां पर जाता है वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचता। और फिर सैम्यू रूडो को एक मास्क देती है और उसको कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तुम पोल्यूटेड जोन्स के अंदर जाओगे तुम्हें किसी भी सूरत में इस मास्क को नहीं उतारना, क्योंकि अगर तुम इन मास्क को उतार दोगे तो तुम 15 मिनट के अंदर ही मारे जाओगे। और फिर रूडो रियो और उसकी टीम को उनके मिशन के ऊपर ज्वाइन कर लेता है, लेकिन फिर रियो उसको कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे बिल्कुल साथ रहना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और रूडो फिर से ऑकवर्ड हो जाता है और फिर रूडो ये सोचना शुरू कर देता है कि आखिर वो कितनी देर तक नो मैन लैंड के अंदर रहा है और कितनी ज्यादा जहरीली हवा वो ऑलरेडी अपने फेफड़ों के अंदर लेकर जा चुका है। और क्या ऊपर रहने वाले लोगों को पता भी है कि यहाँ पर नीचे भी इंसान रहते हैं? लेकिन रूडो को अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये गार्बेज के ढेर है। लेकिन उसके लिए ये गार्बेज के ढेर नहीं बल्कि खजाना है जिनको वो लेकर अच्छी तरह से रिपेयर कर सकता है और इस काम के लिए कोई उसको बुरा भला भी नहीं बोलने वाला। और फिर रूडो रियो के पास पहुंच जाता है और रियो को कहता है कि ये तुम्हारे साथ वाले लोग कौन है? तो रियो कहती है कि ये उसके सपोर्टर्स हैं। इन लोगों के पास हमारी तरह मैजिकल एबिलिटीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिशंस के अंदर ये लोग काफी ज्यादा काम आते हैं। और फिर उन सपोर्टर्स में से एक आदमी रिडो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए, लेकिन जैसे ही रूडो उसका हाथ मिलाता है तो वो उसका हाथ दबा के रख देता है। और फिर रियो हंस पड़ती है और कहती है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये ट्रैश मॉन्स्टर्स को अपने हाथों के साथ ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सब सुनने के बाद रूडो एक दफा परेशान हो जाता है और फिर अचानक से उन सपोर्टर्स में से एक सपोर्टर कहता है कि ट्रैश मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। और फिर रूडो सोचता है कि वो इस फाइट को बहुत ही क्लोजली वॉच करेगा ताकि वो इन सब से कुछ सीख सके। और फिर बकरी की तरह दिखने वाले ढेर सारे छोटे छोटे ट्रैश मॉन्स्टर्स ट्रैश वाले फॉरेस्ट से निकलकर उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर रूडो कहता है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ कैसे फाइट करेंगे? रियो कहती है कि रूडो तुम टेंशन ना लो, ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं और ये तो आयरन फेंस को भी पार नहीं कर सकते। और फिर उसकी बात सच साबित हो जाती है बिकॉज वो मॉन्स्टर्स फेंसेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनको तोड़ नहीं पाते। और फिर अचानक से वहां पर मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव आ जाती है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं और वो मॉन्स्टर्स जोर लगाकर फेंसेस को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और रूडो एक दफा फिर से परेशान हो जाता है और कहता है रियो अब हम लोग क्या करेंगे? रियो कहती है कि रूडो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाले मॉन्स्टर्स पिछले मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम लोग इनको आसानी से ना रोक सके। और हम लोग इन मॉन्स्टर्स को रोकने के बाद हेडक्वार्टर्स में वापस जाकर तुम्हारे आने के जश्न के अंदर एक पार्टी करेंगे। रूडो को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर रियो इतनी ज्यादा शांत कैसे है, लेकिन फिर रियो रूडो को कहती है कि अगर तुम इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें हर टाइम पॉजिटिव रहना पड़ेगा। रूडो रियलाइज करता है कि इंजन भी बिल्कुल रियो की तरह ही है और इन दोनों के मुकाबले में
रूडो के अंदर यही चीज मिसिंग है। और फिर रूडो फैसला करता है कि अब से वो भी बिल्कुल नी की तरह चिल रहा करेगा, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर फेंसेस को तोड़ के एंटर हो जाता है, जिसको देखकर रियो भी डर जाती है। रूडो रियो से कहता है कि रियो सब कुछ ठीक है ना, लेकिन रियो कहती है कि ओ माय गॉड ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना खूबसूरत बीस्ट कभी नहीं देखा। रियो कहती है कि इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के अंदर उसको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर रियो अपनी सीजर्स निकाल लेती है जो कि उसके मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और रूडो ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और फिर रियो अपनी सीजर्स को आसमान की तरफ फेंक देती है, और फिर वो सीजर्स मैजिकली बहुत ही बड़े बन जाते हैं और खतरनाक बन जाते हैं। रियो उन सीजर्स को अपनी टांगों के साथ पकड़ के मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक देती है। रूडो ये सब देखकर दंग रह जाता है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक आदमी रूडो को कहता है कि रियो के मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके सीजर्स हैं, और बाकी लोगों की निस्बत रियो अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने पैरों के साथ इस्तेमाल करती है। रूडो रियलाइज करता है कि हर आदमी अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने ही स्टाइल में इस्तेमाल करता है, और फिर वो आदमी उसको कहता है कि अपने सराउंडिंग्स का ख्याल रखना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी अचानक से रूडो के पीछे एक लेवल 2 ट्रैश बीस्ट आ जाता है, जो कि उसकी तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो स्पॉटर अपने हाथों के साथ उस ट्रैश बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसको उठाकर जमीन पे पटक के रियो की तरफ फेंक देता है, और रियो उसके 2 टुकड़े कर देती है। और फिर रियो स्पॉटर्स को कहती है कि उसकी तरफ और मॉन्स्टर्स को फेंको, और फिर वो स्पॉटर्स और मॉन्स्टर्स को उठा के रियो की तरफ फेंक देते हैं। रूडो ये सब देखकर शॉक में चला जाता है, और वो ये चीज रियलाइज करता है कि इसी तरह से सारे क्लीनर्स फाइट करते हैं, लेकिन तब तक रियो सारे छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुकी होती है, और अब सिर्फ एक वो बड़ा मॉन्स्टर ही बचा होता है। और फिर वहां पर मौजूद स्पॉटर्स डिसाइड करते हैं कि वो वहां पर छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को निपटाएंगे, ताकि वो रियो की फाइट के अंदर इंटरफेयर ना कर सके। लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक स्पॉटर गलती से गिर जाता है, और एक ट्रैश मॉन्स्टर उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से रूडो वहां पर आ जाता है और उस आदमी को बचा लेता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन ना लो, मैं यहाँ पर बेकार में खड़े होने के लिए नहीं आया। और फिर रूडो अपनी मैजिकल पावर्स को उनमें से एक रॉड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला बना देते हैं। और फिर रूडो रियलाइज करता है कि उसको एक्चुअली में अपनी पावर्स यूज करनी नहीं आती, क्योंकि आज तक जब भी उसने अपनी पावर्स यूज की हैं वो सब कुछ गलती से ही हुआ है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो अब क्या करे, और वो ट्रैश मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लकीली वहां पर रियो आ जाती है और उस ट्रैश मॉन्स्टर को एक ही झटके के अंदर खत्म कर देती है। और फिर रियो रूडो का उस सपोर्टर की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और फिर तभी वहां पर एक और सपोर्टर आ जाता है, और वो कहता है कि रियो क्या तुमने उस बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है? रियो कहती है कि उसने उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों के अंदर काट दिया है, लेकिन किसी तरह से अभी भी वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। रियो को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे है, बिकॉज रियो ने उसके कोर के ऊपर अटैक किया था। लेकिन रियो फैसला करती है कि वो अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी ताकि ये बेकार हो जाए। और फिर वो स्पॉटर्स कहते हैं कि ये एक नई तरह का ट्रैश मॉन्स्टर है जो कि मैजिकल वेपन से इम्यून है पूरी तरह से। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं, और फिर रियो छलांग लगाकर उस मैजिकल मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन रूडो वहीं पर खड़ा रह जाता है, बिकॉज उसको कोई कुछ बताने वाला नहीं है कि वो अब क्या करेगा यहाँ पे। और फिर रूडो छलांग लगाकर उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर पहुंच जाती है और उसको काट के उसके अंदर चली जाती है। और फिर वहां पर मौजूद सारे पाइप्स को अपने सीजर्स को यूज करके काट कर उस मॉन्स्टर को गंजा कर देती है। और फिर रियो को वहां पर कोई चीज चमकती हुई नजर आती है, जो कि वो कहती है कि इस मॉन्स्टर का कोर है जिसको वो छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि रियो कुछ कर पाए, वो मॉन्स्टर अपने सर को जोर जोर से पटकना शुरू कर देता है और रियो को उठा के दूर फेंक देता है। और फिर उसके सारे पाइप्स दोबारा से उसके सर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो अपने जबड़े को जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अचानक से अपनी सारी अटेंशन रूडो की तरफ कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक रूडो तक नहीं पहुंचता, और रूडो के पैरों के नीचे से जमीन आहिस्ता आहिस्ता करके गिरना शुरू कर देती है, और रूडो जमीन के अंदर धंसना शुरू कर देता है। लेकिन फिर रूडो सोचता है कि वो आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि अगर वो इस तरह से ही चलता रहा तो वो कभी भी अपना बदला नहीं ले पाएगा और अपने स्टेप फादर के कातिल को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी अचानक से वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसकी रूडो ने थोड़ी देर पहले जान बचाई थी, और वो आदमी रूडो को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। और वो रूडो को कहता है कि रूडो, अगर तुम्हारा कोई गोल है तो तुम्हें उस गोल की तरफ भागना चाहिए और बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल वो स्पोर्टर्स हैं जिनके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने गोल की तरफ भागते रहते हैं। और फिर रूडो देखता है कि रियो अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है, और उस मॉन्स्टर की चीखें सुनकर रूडो को यह अंदाजा हो जाता है कि शायद रियो ने उस मॉन्स्टर का वीक स्पॉट ढूंढ निकाला है। और फिर रियो हवा में जंप कर जाती है और अपने सीजर्स को एक बुलेट की तरह यूज करके उस मॉन्स्टर के बीच में से काट कर उसके 2 टुकड़े कर देती है, और वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर वहां पर मौजूद सपोर्टर्स में से एक सपोर्टर रियो से पूछता है कि आखिर तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया। और फिर रियो बताती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि इस मॉन्स्टर के अंदर कोई पावर कोर नहीं था, बल्कि एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट इस मॉन्स्टर को इसकी पावर्स दे रहा था। और वो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बॉक्स कटर है। ये सुनकर वो सारे सपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये मैजिकल इंस्ट्रूमेंट आखिर इस मॉन्स्टर के पास कैसे आ सकता है और इसकी पावर इससे कैसे लिंक्ड हो सकती है।
वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो कि रूडो को बेचना चाहते थे शुरुआत में, उनका लीडर अपनी नींद से उठता है और वो देखता है कि उसके सामने सोफे पर एक अजीब सा आदमी बैठा होता है जो कि उससे रूडो के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन आखिर ये आदमी कौन है और उसको रूडो के बारे में कैसे पता चला? वहीं दूसरी तरफ क्लीनर्स के हेडक्वार्टर के अंदर रियो रूडो के जमीन पे आने की खुशी के अंदर एक पार्टी फेंकती है और उस पार्टी के अंदर ज़ेंका भी आ जाता है जो कि रियो से पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। रियो कहती है कि हम लोग रूडो के आने की खुशी के अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन रूडो टेबल के ऊपर अपने सर रख कर सो रहा होता है। और फिर ज़ेंका कहता है कि आखिर रूडो डिप्रेशन के अंदर क्यों है? और फिर रियो कहती है कि जब से रूडो उस फाइट से वापस आया है तब से लेकर अब तक वो डिप्रेशन में ही है और इसकी रीजन किसी को नहीं पता। और फिर ज़ेंका कहता है कि अच्छा इसको छोड़ो, तुम बताओ, मैंने सुना है कि तुम किसी खतरनाक अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट करके आई हो। और फिर रियो कहती है कि हाँ, मैंने आज जिस मॉन्स्टर के साथ फाइट की है वो बहुत ही अजीबोगरीब था, क्योंकि उसका कोर एनिमा से नहीं बना हुआ था, बल्कि उसको पावर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक जादुई ताकतवर शक्तिशाली कटर के थ्रू मिल रही थी। और उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी मैजिकल बीस्ट को उसकी शक्ति एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिल रही हो। वहीं दूसरी तरफ रूडो अभी भी डिप्रेशन में होता है, लेकिन तभी वहां पर स्पोर्ट्स स्टाफ का एक मेंबर आके रूडो से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा नाम ग्रीस है और तुमने कल मेरी जान बचाई थी। रूडो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे से तो मेरी अपनी पावर्स ही कंट्रोल में नहीं आ रही थी और ये सब कुछ करने के बावजूद भी रियो को आके मेरी जान बचानी पड़ी और फिर बाद में तुम्हें भी आकर मुझे इस गड्ढे से निकालना पड़ा। मैं बिल्कुल बेकार हूँ और किसी भी काम के लायक नहीं हूँ। और फिर रूडो कहता है कि मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, क्योंकि जब मैं सरफेस वर्ल्ड में भी रहता होता था तो हमेशा मेरे स्टेप फादर को हमेशा आकर मुझे मुश्किल जगहों से बचाकर लेकर जाना पड़ता था। लेकिन फिर ग्रीस कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, क्योंकि जब भी कोई न्यूबी ट्रेनर आता है तो वो आके स्पोर्ट्स स्टाफ को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है, क्योंकि इन लोगों के पास मैजिकल पावर्स तो होती नहीं है। लेकिन रूडो ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि इन सब के साथ बहुत ही प्यार से पेश आया और एक फॉलो नाम के लड़के की जान भी बचाई, जो कि एक ब्रांड न्यू ट्रेनर है जिसके पास कोई मैजिकल वेपन तो नहीं है, लेकिन उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, इसलिए वो किसी और का मैजिकल वेपन संभाल के रखे हुए है। और फिर ग्रीस कहता है कि रूडो को अपने आप के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि रूडो एक दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और अगर रूडो को सिर्फ वो एक चीज मिल जाए जिसकी वजह से रूडो अपनी सोल के अंदर वो आग जला सके, कोई एक मकसद जो कि रूडो की जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मकसद हो और जिसके लिए रूडो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो, अगर उसको वो ऐसी चीज मिल जाए तो वो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। और फिर वो रूडो के सर पे हाथ फेर कर उसका एक दफा फिर से शुक्रिया अदा करता है। ये सब बातें सुनकर रूडो पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से वहां पे इंजन आ जाता है जो कि आगे सारा इमोशनल मूड खराब कर देता है। लेकिन फिर इंजन कहता है कि भाई रूडो, अगर तुम यहाँ पर डिप्रेस्ड बन के बैठे रहोगे तो इस पार्टी का क्या होगा भाई, और तुम इस पार्टी के स्टार हो। और फिर वहां पर रियो भी आ जाती है और वो सब लोग मिलके रूडो को कहते हैं कि भाई रूडो जल्दी से इस पार्टी को ज्वाइन कर लो, बिकॉज खाना किसी भी टाइम खत्म हो जाएगा। ये देखकर रूडो एक दफा फिर से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग रूडो से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर एक आदमी वहां पर म्यूजिक चलाकर स्प्रे पेंट के साथ दीवारों पर पेंट करना शुरू कर देता है और इंजन कहता है कि रूडो, तुम इस आदमी को गौर से देखो, ये आदमी जो दिल करे वो करता है और किसी की बात कभी भी नहीं सुनता। सब लोग उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग वहां पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी किसी की बात नहीं सुनता, जैसा कि इंजन ने कहा था, इसलिए वो अपना काम जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सैम्यू मौजूद होती है, जो कि ये प्रेडिक्ट करती है कि अभी किसी भी टाइम उसको एक कॉल आने वाली होती है और जैसे ही उसको एक कॉल आती है तो वो पहली रिंग के ऊपर ही उस फोन को उठा लेती है और उस फोन पर उसको एक रिक्वेस्ट की जाती है और फिर वो ज़ेंका और थोड़े से सपोर्टर्स को बुला लेती है उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़ेंका पूछता है कि आखिर रूडो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक ऑफिशियली एक क्लीनर नहीं बना। और फिर सैम्यू उनको बताती है कि जो रिक्वेस्ट उनको मिली है वो रूडो के मुतल्लिक ही है। और फिर सैम्यू बताती है कि उसको जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट में ये कहा गया है कि एक आदमी अपने सामान के साथ एक जगह से गुजर रहा था कि तभी उसका सामान एक गड्ढे के अंदर गिर गया जहाँ पर एक ट्रैश मॉन्स्टर मौजूद था और इसलिए अब उन लोगों को जाके उस सामान को वापस लाना होगा और इस वजह से उनको रूडो की जरूरत है, बिकॉज वो जो सामान है वो आसमान से आया हुआ एक आदमी है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और फिर सैम्यू कहती है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरफेस से आए हुए दो लोग एक साथ जिंदा हों, इसलिए वो रूडो को इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए भेज रही है। रूडो इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, लेकिन फिर ब्रिस उसको कहता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले रूडो को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। रूडो कहता है कि वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो पूरी टीम के ऊपर एक बोझ बन सकता है। लेकिन फिर रूडो कहता है कि उसके लिए सरफेस से आए हुए उस दूसरे आदमी को मिलना काफी जरूरी है, क्योंकि उससे उसको कोई क्लू मिल सकता है। और फिर ज़ेंका इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन फिर सैम्यू कहती है कि ये मिशन ओरिजिनली इंजन के लिए था, लेकिन इंजन किसी और काम में बिजी है और इंजन ने कहा है कि ये काम ज़ेंका से बेहतर और कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनकर ज़ेंका पूरी तरह से खुश हो जाता है, क्योंकि वो इंजन का एक बहुत बड़ा फैन होता है। उसके बाद ज़ेंका हंसी खुशी उस टीम को लेकर प्लूटेड जोन की तरफ चल पड़ता है।
और रास्ते में रूडो ग्रेस से पूछता है कि ग्रेस क्या तुम कोई वेपन नहीं साथ लेके चलते, और फिर ग्रेस कहता है कि मुझे किसी वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मेरे हाथ ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो रूडो को एक टालिस्मैन दिखाता है जिसको देखकर रूडो हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है कि ये एक स्पेशल चीज है जिसको देखकर उसको हौसला मिलता है। और फिर वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनके पीछे एक अजीब सी लड़की खड़ी होती है और फिर वो लड़की कहती है कि ये वही लड़की है जिसने इन सबको इस मिशन के लिए हायर किया है। रूडो उस लड़की से आसमान से आए हुए आदमी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है और फिर वो लड़की कहती है कि वो अपना सामान लेकर जा रही थी कि तभी उसने देखा कि वहां पर आसमान से आया हुआ एक आदमी गिरा हुआ था और उसको उस आदमी के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसको उठा के अपने साथ ले गई। लेकिन फिर रास्ते में उनके ऊपर एक ट्रैश पीस ने अटैक कर दिया। रूडो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम उस आसमान से नीचे गिरे हुए आदमी को बेचना चाहती हो, तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, मुझे बस वैसे ही क्यूरियोसिटी थी इसलिए मैंने उस आदमी को बचा लिया। ज़ेंका को इस लड़की की स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता बिकॉज ट्रैश बीस्ट्स किसी को भी किडनैप नहीं करते बल्कि सिर्फ इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। वो सोचता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, लेकिन वो कहता है कि जब आएगा टाइम तो फिर देखा जाएगा। फिर वो लड़की उन सबको एक बिल्डिंग की तरफ ले जाती है जहां पर वो ट्रैश मॉन्स्टर भागा था उस आसमान से गिरे हुए आदमी को किडनैप करने के बाद। ज़ेंका सब लोगों को कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ क्योंकि वो ट्रैश मॉन्स्टर किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है। लेकिन जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली होती है, वहां पर सिर्फ एक आदमी मौजूद होता है। वो लड़की कहती है कि यही वो आदमी है जो कि आसमान से आया है और फिर वो उन सब लोगों को धक्का देकर उस आदमी की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो लोग आगे जाते हैं तो वो आगे जाके देखते हैं कि ये कोई आदमी नहीं होता बल्कि एक डॉल होती है। लेकिन ये सब कुछ एक ट्रैप होता है और वो लड़की उनको वहीं पर छोड़ के पीछे की तरफ जंप करके चली जाती है और फिर उनके पैरों के नीचे से जमीन टूटना शुरू हो जाती है और वो सब लोग जमीन के अंदर धंस जाते हैं। जब वो नीचे पहुंचते हैं जो मर्चेंट उनके ऊपर खड़ी होती है और वो कहती है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है और वो आसमान से आया हुआ आदमी कहाँ है। वो लड़की हंसना शुरू कर देती है और रूडो की तरफ इशारा करके कहती है कि ये है वो आदमी जो कि आसमान से आया है और फिर वो मेल्ट होके मिट्टी में बदल जाती है। और फिर उन लोगों को वहां पर पर्पल कलर की लाइट्स नजर आना शुरू हो जाती हैं और अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर ज़ेंका को पता चल जाता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप था जो कि रेडर्स नाम के लोगों ने सेटअप किया था और इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उन लोगों से रूडो को चुराना। रूडो ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर ग्रिस रूडो को बताता है कि ये लोग यहाँ के बैंडिट्स हैं और ये बहुत ही खतरनाक हैं क्योंकि इन सब के पास मैजिकल एबिलिटीज हैं। और फिर ग्रिस अपनी पूरी टीम को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है और फिर वो ज़ेंका को कहता है कि तुम्हें इन दोनों से खुद ही निपटना होगा। ज़ेंका को टेंशन होती है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, उसको हर सूरत इन दोनों से निपटना होगा। और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ग्रिस रूडो को कहता है कि तुम्हें मुझे हर सूरत के अंदर फॉलो करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ेंका उन बैंडिट्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उन बैंडिट्स से पूछता है कि आखिर तुम लोगों की इंटेंशंस क्या हैं, क्या तुम रूडो को बेचना चाहते हो। लेकिन फिर ज़ेंका की बातें सुनकर वहां पर मौजूद बैंडिट्स हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग रूडो को बेचना नहीं चाहते बल्कि हम लोग सिर्फ सरफेस वर्ल्ड के बारे में उससे जानकारी लेना चाहते हैं जो कि हमें उसके अलावा और कोई नहीं दे सकते। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम रूडो से ये भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिर रूडो उस बैरियर को पार करके जिंदा वापस कैसे आ गया, क्योंकि आज तक कोई भी आदमी उस बैरियर को पास करके जिंदा नहीं बच सका। ज़ेंका कहता है कि इस बात को लेके तो मैं खुद भी क्यूरियस हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम जैसे कमजोर ओपोनेंट से निपटना पड़ेगा। और उन दोनों बैंडिट्स में से एक जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें सिर्फ हमसे नहीं निपटना पड़ेगा बल्कि तुम्हें मेरी बनाई हुई मिट्टी की डॉल से भी निपटना पड़ेगा जिनको मैं आंखें बंद करके बना सकती हूँ। और फिर ज़ेंका अपनी छड़ी को एक्टिवेट कर देता है और उन मड डॉल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उनमें से एक एनिमी मड डॉल्स के अंदर छुपकर ज़ेंका के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ज़ेंका उड़ता हुआ जाकर दीवार में लगता है। और फिर वो आदमी दोबारा से जाके एक मड डॉल के अंदर छुप जाता है। और फिर वो लड़की कहती है कि क्योंकि क्लीनर्स हमेशा ट्रैश बीस्ट्स के साथ फाइट करते हैं इसलिए उनको इंसानों से लड़ना नहीं आता। और फिर वो कहती है कि ये छुपा छुपाई की आखिरी गेम होगी जो तुम अपनी पूरी जिंदगी में खेलोगे। और फिर ज़ेंका उन मड डॉल्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मड डॉल्स उसको घेर लेती हैं और वो आदमी छुपके से उसके पीछे से आकर उसके ऊपर बार बार अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से ज़ेंका जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ज़ेंका उनके ऊपर अटैक करने के लिए एक दफा फिर से तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे वाली सारी जमीन मड में कन्वर्ट हो जाती है और वो डूबना शुरू कर देता है। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हो। और फिर वो कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी मारे जाओगे। लेकिन फिर ज़ेंका को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, अगर तुम्हें बोलने का इतना ही शौक है तुम अपना टीवी शो शुरू कर लो। और फिर ज़ेंका कहता है कि पहले मैं समझ रहा था कि तुम दोनों मिलकर अपने अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बारी बारी यूज करके मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम दोनों एक एक इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज कर रहे हो, क्योंकि जो लड़की है उसका मैजिकल इंस्ट्रूमेंट उसका शवल है जिसके थ्रू वो जमीन को मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है, और जो मर्द है उसके पैरों के अंदर जो जूते हैं वो उसका मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज करके वो मिट्टी के ऊपर भी आसानी से चल जाता है। और वो गंजा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहा बल्कि सिंपल पंचिंग कर रहा है।
ये सब सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम चुप कर जाओ, लेकिन ज़ेंका चुप नहीं करता और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं तुम लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। बेशक मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर वो लड़की और भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन ज़ेंका अपना मैजिकल इंस्ट्रूमेंट जोर से जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से सोनिक रेडिएशंस पूरे कमरे के अंदर फैलना शुरू हो जाती हैं और ज़ेंका को आसानी से पता चल जाता है कि इन सारी मड डॉल्स के अंदर से वो आदमी किस में छुपा हुआ है। और फिर ज़ेंका फुल स्पीड के अंदर लपक कर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही अटैक के अंदर वो उस लड़की और उस आदमी दोनों को ढेर कर देता है। और वो कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ नूब्स हो। लेकिन तभी अचानक से उन रेडर्स का लीडर ज़ेंका के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से फाइट करनी थी ना, लो अब मुझसे करो। वहीं दूसरी तरफ रूडो और वो दूसरे लोग वहां से भाग रहे होते हैं एग्जिट ढूंढने के लिए, लेकिन फिर रूडो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसको फाइटिंग की आवाज नहीं आ रही होती। लेकिन फिर तभी अचानक से वो ग्रिस के अंदर लगता है, जिसने वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया होता है। और फिर वो अपने दूसरे साथियों को कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और हेडक्वार्टर से जाके हेल्प लेके आओ। और फिर अचानक से वो लोग देखते हैं कि उनको हॉलवे के अंदर से कोई आदमी भागता हुआ नजर आ रहा होता है। वो सब लोग समझते हैं कि शायद ये ज़ेंका है, लेकिन वो ज़ेंका नहीं होता, बल्कि वो उन सारे बैंडिट्स का लीडर होता है। और फिर वो आदमी रूडो की तरफ इशारा करके कहता है कि तो तुम ही हो ना वो आसमान से आए हुए आदमी जिसके बारे में मुझे उन चोरों ने बताया था। और फिर वो आदमी अचानक से जंप करके रूडो के पीछे पहुंच जाता है और दीवार के अंदर अपना हाथ घुसा लेता है और फिर कहता है कि मैंने फाइनली आसमान से आए हुए उस आदमी को ढूंढ निकाला और तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां भी है ना। और फिर वो रूडो के पीछे मौजूद दीवार को मुक्का मार के गिरा देता है और वहां पर ऑरा फार्मिंग करना शुरू कर देता है। और फिर वो रूडो की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और ग्रिस उससे पूछता है कि ज़ेंका का क्या हुआ, लेकिन वो रेडर कहता है कि रूडो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि कोई तुमसे मिलना चाहता है। और फिर वो रेडर रूडो का मास्क उतार लेता है और कहता है कि तुम्हें अब इस मास्क की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैश बीस्ट तो नहीं है, ना ही आने वाला है। और फिर रूडो उससे पूछता है कि आखिर ज़ेंका का क्या हुआ, तो फिर वो कहता है कि ज़ेंका, उसको बात करने की तमीज नहीं थी, इसलिए मैंने उसको तमीज सिखा दी। और फिर वो रेडर कहता है कि क्योंकि ज़ेंका काफी ज्यादा स्ट्रांग था तो मैंने उसको मारा नहीं। और फिर वो रेडर अपनी रिंग्स की पावर्स को एक्टिवेट करके उनको एक क्लॉ के अंदर बदल देता है। और फिर वो रूडो को कहता है कि अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चल पड़ोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन फिर तभी वहां पर मौजूद सारे सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर बड़ी ही आसानी से एक हैंडस्टैंड किक यूज करके उनको दूर फेंक देता है। और फिर वो ग्रिस को कहता है कि हम लोगों को तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिकल ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन फिर ग्रिस रूडो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रूडो को नहीं लेकर जाने दूंगा। वो आदमी ग्रिस को कहता है कि तुम एक कमजोर आदमी हो, इसलिए तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं बनता, इसलिए तुम प्यार से साइड पे हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन ग्रिस कहता है कि मैं बिल्कुल भी रूडो को अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन तभी अचानक से वो रेडर ग्रिस के सीने के अंदर अपने सारे के सारे क्लॉज को घुसा देता है और ग्रिस को वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखकर रूडो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है बिकॉज ग्रिस उसका इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। और फिर वो देखता है कि ग्रिस का वो पेंडेंट जो कि उसने उसको दिखाया था हवा में उड़ रहा होता है। ये सीन उसको बिल्कुल रेक्टो की डेथ की तरह लग रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से वो उसका पेंडेंट अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके बचपन की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। एक दिन जब रेक्टो घर आता है तो वो देखता है कि रूडो बार बार दीवार के अंदर अपना सर मारे जा रहा होता है और फिर रेक्टो जाके उसको रोकता है। और फिर रूडो उसको कहता है कि रेक्टो, तुमने मुझे कहा था कि मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुमने मुझे ये तो कभी नहीं कहा था कि मैं अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर रेक्टो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है और वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया है। रेक्टो कहता है कि रूडो तुम अपने आप को हर्ट कर क्यों रहे हो, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो रूडो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर बस कुछ गुस्सा है जो कि कभी भी बाहर आ जाता है। लेकिन रेक्टो को पता होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि रूडो के अंदर एक गुस्सा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको छोटे होते ही उसके हाल पर छोड़ दिया था, इसलिए उसको लगता है कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। और फिर रेक्टो कहता है कि तुम्हें इस गुस्से को ओवरकम करने के लिए जिंदगी का कोई मकसद चाहिए जिसकी वजह से तुम अपने आप को ब्लेम ना करो बल्कि मसरूफ हो जाओ जिंदगी की मुख्तलिफ चीजों के अंदर। और फिर रेक्टो रूडो को मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाने के लिए ले जाता है, लेकिन रूडो का किसी भी एक्टिविटी के अंदर दिल नहीं लग रहा होता। और अभी वो घर जा ही रहे होते हैं कि तभी रूडो देखता है कि एक आदमी कूड़ेदान के अंदर कचरा फेंक रहा होता है। और ये देखते ही रूडो भागते हुए जाता है और उस कचरे के अंदर से एक मास्क निकाल लेता है और वहां पर रोना शुरू कर देता है। रूडो कहता है कि उसको इस मास्क के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है बिकॉज ये मास्क थोड़ा सा टूटा हुआ था और उस आदमी ने इसको फेंक दिया। अगर इस मास्क को थोड़ा सा भी रिपेयर कर लेता तो इसको दोबारा से यूज किया जा सकता था। ये सब देखकर रेक्टो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि रूडो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। रूडो कहता है कि मुझे इस मास्क के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट के अंदर रूडो उस पेंडेंट को अपनी पावर्स यूज करके जिंदा कर देता है और ये सब कुछ देखकर ग्रिस भी, जो कि थोड़ा बहुत जिंदा होता है, हैरान रह जाता है।
और वो कहता है कि मुझे अब रूडो के अंदर की पावर्स की समझ आ चुकी है। ये अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके किसी भी आइटम को जिंदा नहीं करता, बल्कि उनके अंदर की अनटैप्ड और अनयूज्ड पोटेंशियल को बाहर ले आता है। और फिर रूडो उस पेंडेंट को एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल वेपन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसको देखकर उस रेडर के मुंह से पानी आ जाता है और वो कहता है कि ये क्या कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ फॉलो ग्रिस को उठाकर साइड पे ले जाता है, लेकिन ग्रिस अभी भी बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। और फिर रूडो ग्रिस को कहता है कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी अपने डिप्रेशन से निकलने के अंदर बहुत मदद की और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा। और सबसे पहले तो मैं इस उल्लू के पट्टे की बैंड बजाने वाला हूँ। और उसकी बातें सुनकर वो रेडर भी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है और मेरा नाम जैबर है और अब हमें इस फाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर वो रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रिस का लगातार खून पे खून निकली जा रहा होता है। और फिर ग्रिस कहता है कि फॉलो तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि रूडो फाइनली अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लग गया है, क्योंकि लास्ट टाइम उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे, लेकिन इस दफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उस फाइट के अंदर रूडो एक डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है और उस बंदे के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि उसको डेयर करता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो, जो कि एक रूडो की बहुत ही ज्यादा शानदार स्ट्रेटजी होती है। जैबर कहता है कि खुश हो जाओ और इस फाइट को एंजॉय करो, और ये कहते ही रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रूडो बहुत ही आसानी के साथ उसका अटैक डॉज कर लेता है। वो फिर से अटैक करता है, लेकिन रूडो बहुत ही आसानी से दोबारा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर जैडर ये चीज रियलाइज कर सकता है कि इन अटैक्स के साथ वो जूडो के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज जो रूडो पेंडेंट यूज कर रहा है उस पेंडेंट के ऊपर ग्रिस ने एक प्रार्थना की थी कि वो लोग सही सलामत वापस पहुंच जाएं, और उस प्रार्थना की वजह से अब उसका कोई भी अटैक उसके ऊपर लैंड नहीं होगा। लेकिन रूडो भी इस मैजिकल वेपन को यूज करके सिर्फ डिफेंस कर सकता है, अटैक नहीं। लेकिन रूडो कहता है कि उसको अटैक करने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर जैबर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर रूडो कहता है कि अब से लेकर तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर अटैक ही कर रहे हो और मैंने तो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं किया। अब मुझे अच्छी तरह पता चल गया कि तुम कहां मूव करने वाले हो। ये सब सुनने के बाद जैबर एक दफा फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए छलांग मार देता है, लेकिन रूडो अपनी मैजिकल टालिस्मैन को यूज करके उसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन ये इनफ होता है। और फिर रूडो कहता है कि मैं इस टालिस्मैन को तो नहीं बल्कि अपने हाथों को यूज करके तुम्हारे ऊपर जरूर अटैक कर सकता हूँ। और फिर रूडो जैबर के मुंह पर एक ऐसा मुक्का देता है जिससे उसकी दुनिया हिल जाती है। जैबर वो मुक्का खाने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो चीटिंग है, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ मैजिकल वेपन्स यूज कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे खिलाफ अभी तक कोई भी मैजिकल वेपन यूज नहीं किया। और फिर वो एक दफा फिर से रूडो के ऊपर पीछे से जाके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टालिस्मैन उसकी पोजीशन फिर से चेंज कर देता है और रूडो उसको एक दफा फिर से एक ऐसा मुक्का देता है जिससे वो पागल हो जाता है। उसके बाद जैबर मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज करके रूडो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन रूडो और उसका टालिस्मैन मिलकर जैबर की बुरी तरह से बैंड बजा देते हैं। वो उसको इतना ज्यादा मारता है कि वो जाकर दीवार के साथ लगकर रोना शुरू कर देता है। और फिर जैबर कहता है कि उसको आज तक किसी ने इतना जोर का नहीं मारा, रूडो तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन गाइस ये फाइट अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये एनिमी आगे जाते जाते और भी ज्यादा डेंजरस और खतरनाक होती जाएगी। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट मैं तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि मैं अपनी वीडियोस को किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ। बाय।